हेलो एवरीवन। तो आज हमारा डे नंबर 4 है और आज का हमारा जो चैप्टर है वो है लॉज ऑफ मोशन। इससे करीब 10 सालों में 25 सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, इस चैप्टर से 10 सालों में करीब 25 सवाल पूछे गए हैं। तो ये हमारा करीब 1 घंटे का टॉपिक होने वाला है। तो हम लोग आज 25 सवालों को सॉल्व करेंगे जो कि पिछले 10 सालों में पूछे गए, 2012-2021 में पूछे गए हैं। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ये पूछता है, एक बॉल है जिसका मास दिया गया हुआ है हमें कितना 0.15 किलोग्राम। इस ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट, उसको एक हाइट से ड्रॉप किया जाता है। ठीक है, देखो जब भी कभी ये कंडीशन होता है, ठीक है, जब भी कहीं से फ्री फॉल दे दिया या फिर कहीं से ड्रॉप का कंडीशन दे दिया गया, उसमें एक चीज़ आप याद रखना, जो वेलोसिटी होती है ना वो फार्मूला ये होता है √2gh। आप लोग वेलोसिटी फाइंड करने के लिए डायरेक्ट ये फार्मूला लगा सकते हो, वेलोसिटी बराबर √2gh। ठीक है, फ्रॉम हाइट कितना से 10 मीटर से स्ट्राइक द ग्राउंड। सबसे पहले क्या करता है, उसको किसी हम किसी एक बॉल को एक पर्टिकुलर हाइट से छोड़ते हैं, वो आता है और सरफेस पे स्ट्राइक करता है और फिर ये क्या करता है, यहाँ से रिबाउंड करता है। ठीक है, टू द सेम हाइट, और ये रिबाउंड करके सेम हाइट पे वापस चला जाता है। ठीक है, ये बॉल गिरा और ये वापस चला गया रिबाउंड होकर के। द मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बॉल नियरली। हमसे ये पूछता है कि बताइए कितना मैग्नीट्यूड इम्पल्स का बॉल के ऊपर अप्लाई हुआ या फिर इम्पार्ट हुआ। ठीक है, तो देखो मास दिया गया वो हमारा 0.15 किलोग्राम। h1 जो हाइट है हमारी, मतलब जो पहले वो हाइट गिरा है वो कितना गिरा है 10 मीटर, और फिर वो वापस भी कितना गया है 10 मीटर। तो हम मानते हैं कि h1 जो है वो 10 मीटर है जो नीचे गिरा है, और h2 जो ऊपर वो गया है वो भी 10 मीटर है, और g हमारा कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैलकुलेशन के लिए हम 10 मान लेते हैं। अब देखो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, जब कभी भी फ्री फॉल या फिर ड्रॉप का कंडीशन आता है तो वेलोसिटी से पता करते हैं। अब देखो वेलोसिटी नीचे की तरफ आ रही है, डाउनवर्ड आ रही है, तो हम ये मानते हैं कि डाउनवर्ड जो हमारी वेलोसिटी होगी वो नेगेटिव होगी। ठीक है, हमने सपोज कर लिया कि डाउनवर्ड वेलोसिटी को हम नेगेटिव मानेंगे। ठीक है, और जो वेलोसिटी अपवर्ड होगी उसे हम पॉजिटिव मानेंगे। तो डाउनवर्ड हो गया हमारा माइनस का √2gh1 और अपवर्ड का हो गया √2gh2। देखो अब इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम क्या होगा mv'। ये हो गया हमारा m कितना है हमारा 0.015। देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले m को आप काम करो कॉमन ले लो। ठीक है, आप m को यहाँ से कॉमन ले लो और फिर आप v को यहाँ पे पुट कर दो। देखो जो h1 और h2 है वो तो बराबर है, h1 और h2 बराबर है, तो h1 और h2 बराबर होगा तो हमारे यहाँ पर क्या मिलेगा, हमें 2mv मिलेगा। ठीक है, h1 और h2 हमारा बराबर है तो डायरेक्ट हमारे यहाँ पे क्या मिलेगा v' और v को हम बराबर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इसे सिर्फ v मान लेंगे, तो ये दोनों हो गया हमारा 2mv। यार ये माइनस है ठीक है, बट यहाँ पे भी तो माइनस है और ये माइनस का प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 2mv। अब वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे 2 गुणे मास हमारा 0.15, v यहाँ से हम निकाल लेंगे अंडर रूट, यहाँ पे किसी में एक में वैल्यू पुट कर दो, 2 गुणे ये हो गया हमारा g की वैल्यू, ये हो गया हमारी हाइट की वैल्यू 2 × 10 × 10, ये हो गया हमारा 200, अंडर रूट से बाहर निकाल लो, आ जाएगी वैल्यू हमारी इम्पल्स की 4.2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। कितनी 4.2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। चलिए क्वेश्चन में सेकंड क्या कहता है, अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास m, एक फोर्स है F है जो किसी मास के ऊपर एक्ट कर रहा है m, इज इंडिकेटेड बाय द फोर्स टाइम ग्राफ। उसे हमने फोर्स और टाइम ग्राफ से दिखाया हुआ है, शोन इन द फिगर। द चेंज इन द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल ओवर द टाइम इंटरवल फ्रॉम 0 to 8 सेकेंड। 0 से 8 सेकेंड के बीच में जो चेंज इन मोमेंटम वो बताइए हमें। तो चेंज इन मोमेंटम फोर्स टाइम में कैसे निकालते हैं, जितना भी एरिया अंडर ग्राफ होता है, ठीक है, एरिया अंडर एफ टी कर्व या फिर एरिया अंडर एफ टी ग्राफ होगा, वो हमें चेंज इन मोमेंटम देगा। तो सबसे पहला एरिया हमारा ये हो गया, ए बी सी एक ट्रायंगल है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी
माइनस कर दो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इससे, ठीक है, सी डी ई एफ से, एरिया ऑफ रेक्टेंगल सी डी एफ को माइनस कर दो, फिर इसे इसमें ऐड कर दो एरिया ऑफ रेक्टेंगल एफ जी एच आई, इन दोनों को जोड़ करके इससे माइनस कर दो, आपका आ जाएगा कितना, आपका चेंज इन मोमेंटम हुआ है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 1/2 इंटू बेस कितना है हमारा, 0 से 2 चला है 2, और हाइट कितना गया हुआ 6, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट 1/2 गुणे 2 गुणे 6 माइनस, ये देखो 2 से 4 गया हुआ है और ये माइनस का 3 तक गया हुआ है, तो माइनस का 3 गुणे 2 प्लस यहाँ से कितना उठा है, ये 3 उठा है, और लंबाई में कितना चला 4 से 8, मतलब कि 4 गया है, तो 4 गुणे 3 काट दो, प्लस का 6 माइनस का 6 कट गया, 4 3 12 न्यूटन पर सेकेंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट, फिर से देखो ड्रॉप का कंडीशन है, हाइट h इट हिट्स द ग्राउंड विद सर्टेन मोमेंटम p, इफ द सेम स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट 100% मोर देन द प्रीवियस हाइट, द मोमेंटम व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड विल चेंज बाई। इसको 100% कहने का क्या मतलब है कि मतलब उसके डबल से, जो भी हाइट से फेंकी गई है ना वो इनिशियल हाइट के 100%, मतलब अगर मान लो मैं कहूँ कि आपके पास इनिशियली 10 रुपये हैं, ठीक है, और आपका कोई एक दोस्त है उसके पास आपके रुपए का 100% ज़्यादा है, मतलब क्या, आपके 100% कितने हो गए, आपका 100% 10 हो गया, मतलब उसके पास टोटल कितने रुपए हैं, 20 रुपये हैं, ये हुआ ना, मतलब आपका डबल। तो वही कहा गया हुआ है यहाँ पे कि अगर स्टोन को हम एक 100% हाइट से गिरा दें, मोर देन द प्रीवियस हाइट, ठीक है, 100% मोर देन द प्रीवियस हाइट, द मोमेंटम चेंज कितना होगा हमारा। सो व्हेन अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट h, इट हिट्स द ग्राउंड विद द मोमेंटम कितना, p इक्वल टू √2gh। आखिर मोमेंटम क्या होता है, mv होता है, और ड्रॉप की कंडीशन में हम वेलोसिटी क्या रखते हैं, √2gh रखते हैं, ठीक है, भाई हम यहाँ पे रख दिया। अब देखो वेयर m इज़ द मास ऑफ द स्टोन, अब हमसे ये कहा गया हुआ है कि व्हेन द मास, सेम स्टोन का जो मास होगा, व्हेन द सेम स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट 2h, मतलब कि 100% ऑफ द इनिशियल, देन इट्स मोमेंटम विद विच इट हिट्स द ग्राउंड बिकम p डैश बराबर √2, और h की जगह हम 2h रख देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये 2 ये तो बाहर आ गया, ठीक है, ये 2 और ये 2 बाहर आ गया, और हमारा क्या बचा यहाँ पे, अंडर रूट का GH बचा, ठीक है, अंडर रूट का GH बचा। अब या फिर एक काम करो आप इसे ऐसे रहने दो, ठीक है, देखो P बराबर क्या, अंडर रूट का 2GH है, ठीक है, आप दो यहाँ से बाहर कर लो, तो ये हो जाएगा हमारा m अंडर रूट का 2GH हमारा P बन जाएगा, और ये 2 यहाँ पे और है एक्स्ट्रा, ये हमारा हो गया, ठीक है। यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन, हमने पहले इक्वेशन का यूज़ करके यहाँ पे P डैश की वैल्यू निकाली है। अब चेंज इन परसेंटेज, मतलब चेंज इन मोमेंटम, परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम पता करना है, तो परसेंटेज चेंज मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल इंटू 100, क्या, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन इनिशियल मोमेंटम इंटू 100। फाइनल मोमेंटम कितना हमारा √2p, इनिशियल कितना था p, डिवाइड कर देंगे इनिशियल से, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो 41% का हमारा चेंज आया है, कितने का, 41% का। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है हमारा, एक कोई रिजिड बॉल है ऑफ मास स्ट्राइक अ रिजिड बॉल एट 60 डिग्री एंड गेट्स रिफ्लेक्टेड विदाउट लॉस ऑफ स्पीड एज शोन इन द फिगर, द वैल्यू ऑफ इम्पल्स इम्पार्टेड बाय द वॉल ऑन द बॉल विल बी। ये कोई हमारे पास बॉल है m मास का, और उसे हमने दीवार पे फेंका है, तो वो 60 डिग्री के एंगल से डिफ्लेक्ट किया है, कितने से, 60 डिग्री के एंगल से रिफ्लेक्ट किया है। रिजिड बॉल एट, देखो हमने 60 डिग्री पे फेंका, ठीक है, और वो 60 से रिफ्लेक्ट भी हो गया, और यहाँ पे जो स्पीड है उसमें कोई भी लॉस नहीं आया, विदाउट लॉस ऑफ द स्पीड, ठीक है, इसमें कोई भी लॉस नहीं आया। तो एक बात बताऊँ मुझे, इसका जो इनिशियल मोमेंटम होगा वो इस तरफ होगा, ठीक है, इसके हम 2 कंपोनेंट कर लेते हैं, x डायरेक्शन मोमेंटम हमारा इनिशियल p ix हो जाएगा, और y डायरेक्शन में मोमेंटम हमारा p इनिशियल का y हो जाएगा, ठीक है। हमारा इनिशियल मोमेंटम है, इसको हम कंपोनेंट में डिवाइड कर लेंगे, एक हमारा x डायरेक्शन में, एक y डायरेक्शन में। सेम काम करेंगे अपने फाइनल मोमेंटम के साथ, इसे भी x और y में डिवाइड कर लिया हमने। अब देखो क्या दिया है हमें कि मोमेंटम चेंज नहीं हुआ है, ठीक है, जो भी हमारे क्या दिया, विदाउट लॉस ऑफ स्पीड एज शोन इन द फिगर, ठीक है। जब स्पीड नहीं बदला तो जाहिर सी बात है मास तो वेरी नहीं किया,
स्पीड नहीं बदला मतलब कि मोमेंटम भी उसका कंजर्व रहा। तो इनिशियल मोमेंटम जो फाइनल मोमेंटम के बराबर है, तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल क्या होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या हो गया हमारा, आप लोग ये याद रखोगे, ठीक है, कि ये देखो यहाँ पे जब चेंज इन मोमेंटम निकालते हैं ना, तो ये हो गया हमारा फाइनल मोमेंटम क्या हो गया, माइनस का मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन आई कैप माइनस का मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन जे कैप, ठीक है। और ये फिर हमारा ये फाइनल मोमेंटम हो गया, और इनिशियल मोमेंटम माइनस करेंगे पी आई एक्स आई कैप माइनस का पी इनिशियल मोमेंटम वाई डायरेक्शन में जे कैप, ठीक है। अब देखो यहाँ से आप क्या करो, आई वाले टर्म को देखो, हमने क्या किया यहाँ पे, ये हो गया माइनस का आई कैप पी एफ एक्स प्लस पी आई एक्स। हम एक्स वाले टर्म को एक साथ, वाई वाले टर्म को एक साथ ले गए, एक्स वाले टर्म को एक साथ और वाई वाले टर्म को एक साथ। ये हो गया माइनस माइनस का, ये हो गया माइनस का प्लस, और ये हो गया माइनस माइनस का प्लस, ठीक है। हमने ऐसे माइनस को छुआ भी नहीं है, हमने सीधा उसको उठा करके रख दिया, तो प्लस का प्लस ही हो गया और ये माइनस का माइनस ही रहा। तो देखो ये कितना हो गया हमारा, 2 पी आई एक्स आई कैप माइनस का 0 जे कैप, ठीक है। आखिर वाई में कोई चेंज थोड़ी ना हुआ है, हाँ, मोमेंटम में हमारा कोई चेंज थोड़ी ना हुआ है, तो मोमेंटम में हमारा कोई चेंज नहीं हुआ है। तो हो गया माइनस का 2 पी आई एक्स आई कैप माइनस का 0 जे कैप, और ये हो गया हमारा माइनस का एम वी आई कैप। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में और मोमेंटम जो फाइनल मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में वो है पी आई कॉस 60, ठीक है। कितना है, पी आई कॉस 60। तो यहाँ पे वैल्यू निकाल लेंगे हम, पी आई बराबर हो गया एम बी कॉस 60 वैल्यू 1/2, तो एम बी बाई 2। सो इम्पल्स इम्पार्टेड बाय द वॉल बराबर चेंज इन द मोमेंटम ऑफ द बॉल। और जब मोमेंटम हमारा बदला ही नहीं, मोमेंटम कितना हमारा एम वी है, ठीक है। तो जो हमारा इम्पल्स होगा वो भी हमारा एम वी होगा। देखो इसे करने का मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा अभी कैसे करते हैं, बट पहले आप देख लो कि फाइनल और इनिशियल निकालते कैसे हैं। जो इनिशियल मोमेंटम का फार्मूला होता है वो होता है एम वी साइन थीटा। मान लो कोई बॉल है, एम मास का, वेलोसिटी वी से चल रहा है, थीटा डिग्री पे। देखो थीटा वो वॉल से थीटा डिग्री पे वो टकराया है, ठीक है, वॉल से थीटा डिग्री पे टकराया है। तो इनिशियल मोमेंटम का फार्मूला हो जाएगा एम वी साइन थीटा आई कैप माइनस एम वी कॉस थीटा जे कैप, और फाइनल मोमेंटम हो जाएगा माइनस का एम वी साइन थीटा आई कैप माइनस का एम वी कॉस थीटा जे कैप। इसलिए हमने यहाँ पे माइनस का यूज़ किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे इसलिए हमने माइनस का यूज़ किया। तो फाइनल हो जाएगा पी एफ माइनस पी आई। आप डायरेक्ट इतना ना करके आप डायरेक्ट ये कर दिए होते, और चेंज इन मोमेंटम बराबर माइनस का 2 एम वी साइन थीटा आई कैप, ठीक है। अब बस यहाँ पे आप साइन थीटा की जगह यहाँ पे ये एंगल ना रख करके आप ये एंगल रख देते हैं। जैसे देखो यहाँ पे हमने वही किया है कि जो हमारा चेंज इन मोमेंटम आया वो होगा 2 एम वी कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पे 2 एम वी साइन थीटा हमने इस एंगल के अकॉर्डिंग लिया है, ठीक है। देखो हम इससे भी कर देंगे, सबसे पहले हम इससे करते हैं। हमने यहाँ पे 2 एम वी कॉस थीटा लिया हुआ है, तो 2 एम वी कॉस 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/2 1/2 से 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, आ गया हमारा एम वी। देखो अगर हम ये वाला एंगल लेते हैं तो ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा 30। जब 30 हो जाएगा तो फॉर्मूला लगाएंगे 2 एम वी का साइन थीटा की वैल्यू साइन 30 की वैल्यू होगी 1/2, 2 से 2 कट गया, आ गया एम वी, ठीक है। तो इतना न करके आप डायरेक्ट ये फार्मूला याद रखो कि जब भी चेंज इन मोमेंटम बोलता है तो याद रखोगे आप क्या, डेल्टा पी मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा पी बराबर 2 एम वी साइन थीटा, ठीक है। क्या याद रखोगे, 2 एम वी साइन थीटा। चलो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। बोला है कि एक ऑब्जेक्ट है फ्लाइंग इन एयर विद वेलोसिटी 20 आई कैप माइनस 25 जे कैप माइनस 12 के कैप सडनली ब्रेक्स इनटू 2 पीसेस हुज मास फ्लाइज इन द रेशियो 1:5। द स्मॉलर मास फ्लाइज ऑफ विद वेलोसिटी 100 आई कैप प्लस 35 जे कैप प्लस 8 के कैप। द वेलोसिटी ऑफ द लार्जर पीस विल बी, ठीक है। कोई एक ऑब्जेक्ट था जो कि हवा में उड़ रहा था, अचानक से वो 2 पीस में टूट गया 1:5 के रेशियो में, ठीक है। तो हमसे और ये बोला है कि जो स्मॉलर मास था उसकी वेलोसिटी ये रहेगी, तो हमसे पूछा है लार्जर वाले की आप वेलोसिटी बताओ। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम क्या कहता है कि हमारा मोमेंटम जो फाइनल होगा, इनिशियल होगा वही फाइनल होगा। तो हमारा मोमेंटम क्या है, एम वी हमारा मोमेंटम है, और ये m1v1 प्लस m2v2 ये टूटा है ना,
m1 मास में और m2 मास में, तो ये v1 वाली वेलोसिटी m1 की और ये v2 वेलोसिटी m2 की। तो देखो क्या हो गया हमारा, हम मानते हैं कि जो हमारा टोटल मास है वो कितना है 6k मान लेते हैं, ठीक है। हम कोई कांस्टेंट मान लेते हैं कि 6k हमारा इनिशियल मास है और इनिशियल उसकी वेलोसिटी है 20i कैप प्लस 25j कैप माइनस 12k कैप, और जो m1 है हमारा वो कितना है 1 है, तो इसको हम k मान लेते हैं, ठीक है। हो जाएगा 100i कैप प्लस 35j कैप प्लस 8k कैप और 5k v2, ठीक है। हमें v2 पता करना, और ये कितना टूटा है 5 में टूटा है, तो बस इसको हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे हम। ये हो जाएगा हमारा 5v2 बराबर, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया आपका ये 120 माइनस का 100 आई कैप में, 25 छक्का 150 और ये 35 माइनस का जे कैप में, और ये माइनस का 72 और ये 8 माइनस का के कैप में। ये हो गया 20 आई कैप, ये हो गया 115 जे कैप और ये हो गया माइनस का सी कैप। यहाँ से 5 से डिवाइड कर दो, वेलोसिटी आ गई v2 कितनी 4 आई कैप प्लस 23 जे कैप माइनस 16 के कैप, कितनी 4 आई कैप 23 जे कैप माइनस 16 के कैप। अगर आपको वेक्टर एडिशन डिवीजन और बाकी चीज़ें आती हैं तो आप ये सवाल तुरंत सॉल्व कर लोगे। बस याद रखना कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम क्या कहता है कि जो मोमेंटम फाइनल मोमेंटम जो होगा वही मोमेंटम इनिशियल भी होगा, या फिर कह दो इनिशियल मोमेंटम जो होगा वो फाइनल मोमेंटम होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखो सेम क्वेश्चन पे बेस्ड है, बस इसे हम एक छोटे ट्रिक से कर देंगे, मतलब बहुत आसान तरीके से कर देंगे। क्या, एक्सप्लोजन ब्रेक और रॉक्स इनटू 3 पार्ट्स in a horizontal plane. 2 of them go off at right angle to each other. The first part of the mass 1 kg moves with a speed of 12 मीटर पर सेकेंड। कोई एक रॉक है जो कि 3 टुकड़ों में टूटता है, 1 किलो वाला जो है वो 12 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जाता है, ठीक है। और जो सेकंड पार्ट है वो 2 kg में टूटा और वो 8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जाता है। तो बताइए अगर तीसरा जो पार्ट है वो 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आता है तो उसका मास क्या होगा, ठीक है। ये तीसरा मान लेते हैं कि मास m है और ये 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है। और कहा गया है कि तीनों जो हैं, देखो जो पहले दो हैं वो एक दूसरे से राइट एंगल पे टूटते हैं, ठीक है। 2 ऑफ देम गो ऑफ राइट, 2 ऑफ देम गो एट राइट एंगल टू ईच अदर, ठीक है। एक दूसरे से 90 एंगल पे टूटते हैं। तब एक बात तो यार, अगर ये 90 एंगल टूटे तो इनका रिजल्ट यहाँ कहीं रिजल्टेंट यहाँ कहीं इनके बीच में आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ कहीं बीच में आएगा, तो इनका हम रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। इनके मोमेंटम का रिजल्टेंट निकालेंगे, किसका, इनके मोमेंटम का रिजल्टेंट निकालेंगे। तो मोमेंटम क्या होता है, P बराबर mv होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मास, ये हो गया हमारी वेलोसिटी, इसका स्क्वायर कर देंगे हम। आखिर रिजल्टेंट में स्क्वायर ही तो करते हैं, हाँ। आखिर मान लो रिजल्टेंट निकालना है हमें 2 वेक्टर का, तो क्या करते हैं रिजल्टेंट में √a² प्लस b का स्क्वायर, ये तो करते हैं, वही हमने किया। और ये हो गया हमारा 8 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है और 2 भी टूटा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, अब इसको √ से निकालेंगे तो बाहर 20 आएगा, ठीक है। अब देखो ये इस डायरेक्शन में जा रहा और इसका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में जा रहा, ठीक है। और ओवरऑल मोमेंटम हमें कंजर्व रखना है। ओवरऑल मोमेंटम कब कंजर्व होगा, जब ये दूसरे के बराबर होंगे, ठीक है। तो ये जो 20 वाला मोमेंटम है, ये जब इस मोमेंटम के बराबर होगा, 30 मोमेंटम के बराबर होगा, तब तुम्हारा पूरा जो सिस्टम होगा वो कंजर्व होगा। आखिर कंजर्वेशन मोमेंटम यही तो कहता है कि जो मोमेंटम पहले होगा वही मोमेंटम आखिरी में होगा। तो मोमेंटम हमारा कितना है 20 है, और ये हम यहाँ पर मोमेंटम निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ मोमेंटम निकाल लेंगे, 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है, मास m है। अब यहाँ से मास निकाल लेंगे हम, कितना आ गया 5 किलोग्राम आ गया हमारा 5 किलोग्राम। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बोला है अ पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी v इज एक्टेड बाय 3 फोर्सेस शोन बाय द वेक्टर ट्रायंगल PQR। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल बी, हमसे पार्टिकल की वेलोसिटी पूछा है, कुछ नहीं करना है। याद रखो अगर कभी भी फोर्स क्लोज्ड सिस्टम पे अप्लाई होता है, ठीक है, सॉरी मतलब कि अगर कभी भी फोर्स हमारे क्लोज्ड लूप बनाता है, क्या बनाता है, क्लोज्ड लूप बनाता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में जो भी फोर्स होगा हमारा, मतलब जो भी वेलोसिटी होगी या फिर जो भी फोर्स होगा, ठीक है, टोटल उनका जो फोर्स होगा वो 0 आएगा, उनका टोटल फोर्स का जो सम होगा वो 0 आएगा। एज पर ट्रायंगल लॉ F1 F2 F3 जो वो 0 है, दैट इज नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज 0। तो एक्सेलरेशन इज 0, एक्सेलरेशन 0 हो गया तो वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट रहेगी, वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। क्लोज लूप में जो फोर्स लगते हैं वो 0 होते हैं, उनका सम 0 होता है। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा इसमें स्टेटमेंट जो इनकरेक्ट है? रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन फोर्स अपोजेस द रिलेटिव मोशन, कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन है डायमेंशन ऑफ लेंथ। ठीक है, देखो ये चीज़ तो जाहिर सी बात है सही है। आखिर रोलिंग फ्रिक्शन कोई चीज़ रोल कर रही है और कोई चीज़ स्लाइड कर रही है, तो स्लाइड में ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा और रोल करने में कम फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फ्रिक्शन, हाँ जी ये भी सही है। फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट द रिलेटिव मोशन, ये भी बात सही है। गलत क्या है? ये गलत है। क्यों? कोएफिशिएंट ऑफ स्लैटिक फ्रिक्शन के कोई डायमेंशन नहीं होता। आखिर F बराबर क्या होता है? म्यू एस इंटू एन होता है, म्यू एस इंटू एन होता है। ठीक है, म्यू एस इंटू एन होता है। और म्यू एस बराबर क्या होता है? फोर्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन का भी यूनिट क्या होता है? न्यूटन ही होता है। फोर्स का भी न्यूटन से न्यूटन का आंसर, ये हमारा एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अ प्लैंक विद अ बॉक्स ऑन इट एट एन end is gradually raised about the other end as the angle of inclination with the horizontal reaches 30 degrees. The box starts to slip. The box starts to slip and slides 4 meter down the plank in 4 seconds में. The coefficient of static and kinetic friction of the box and the plank will be. ठीक है, हमसे स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन पूछा है, बॉक्स और प्लैंक के बीच में कितना होगा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास कोई एक प्लैंक है, ठीक है, कोई एक प्लैंक है, उस पर एक बॉक्स रखा हुआ है। ठीक है, अब हम धीरे धीरे एंगल को इंक्रीज़ कर रहे हैं। जैसे ही एंगल 30 डिग्री पे पहुंचा ना, तो बॉक्स जो है वहाँ से स्लाइड करना स्टार्ट कर दी। बॉक्स वहाँ से स्लिप एंड स्लाइड स्टार्ट कर दी और वो स्लिप करते करते कितना 4 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर ली है 4 सेकंड में। तो डिस्टेंस ट्रेवल 4 मीटर, समय लगा 4 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी 0। अब यहाँ से हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा ना, उसका एक अलग से फार्मूला यूज़ होता है। जब स्लाइडिंग का कंडीशन आता है, जब कभी भी बॉडी स्लाइड करती है, तो वहाँ पे एक्सेलरेशन का एक फार्मूला यूज़ होता है। क्या? ए बराबर साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा इंटू जी। ए बराबर साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा इंटू जी। और ये कंडीशन तभी अप्लाई करते हैं जब बॉडी स्लाइड कर रही हो। सो एस कितना है हमारा 4 है, इनिशियल वेलोसिटी 0, 1/2। एक्सेलरेशन की जगह रखेंगे हम साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा इंटू जी और इंटू टाइम कितना है हमारा 4 का स्क्वायर। यहाँ से कट्टम पीटा करके आप इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, आप यहाँ पे थीटा की जगह कितना रखोगे? 30 डिग्री रखोगे। थीटा की जगह आप 30 डिग्री रखोगे, कैलकुलेशन करोगे, यहाँ पे आ जाएगा हमारा कितना 4 से 4 हम यहाँ से देखो ये आ गया हमारा 4 से 4 काटा हमने 16 हो गया, मतलब 4 को 16 से काटा 4 हो गया, फिर इसको 2 से 2 काटा 2 हो गया। यहाँ पे ये बनेगा 1/2 माइनस म्यू के अंडर रूट 3 इंटू 20। इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, हो जाएगा 1 बराबर 10 माइनस का 10 म्यू के अंडर रूट 3। ठीक है, इसको 20 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? 2 से ये कट जाएगा, 2 से यहाँ कट जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब देखो 10 इसको इधर भेज दो, ये हो जाएगा 10 - 1 बराबर 10 म्यू के अंडर रूट 3। यहाँ से म्यू के की वैल्यू पता कर लो आप, ये हो जाएगा 9, 10 रूट 3 यहाँ आ जाएगा, रूट 3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 9 रूट 3 और हमारा 10 × 3 3 से 3 इसको काट दो, कितना हो गया 3 में, हो गया हमारा 3 रूट 3 अपॉन 10। यहाँ से रूट 3 की वैल्यू डाल दो, कितना हो गया हमारा म्यू के 5.1 और म्यू के की वैल्यू आ गई 0.5। ठीक है, देखो जब म्यू के की वैल्यू आ गई काइनेटिक फ्रिक्शन की, तो आप म्यू एस निकालने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट देखो यहाँ पे सिर्फ एक ही है जिसमें म्यू के की वैल्यू 0.5 है, आप म्यू एस निकाल भी सकते हो। म्यू एस बराबर 10 थीटा से 10 थीटा की वैल्यू 30 डिग्री 1/√3 0.6 वैल्यू आ गई इसकी। बात समझ में आ गई? चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये बोलता है हमसे, अ ब्लॉक A of mass m1 rests on horizontal table. A light string connected to it passes over a frictionless pulley at the edge of the table. From its other end, block B of mass m2 is suspended. The coefficient of kinetic friction between the block and the table is mu k. When the block A is sliding on the table, the tension in the string is। हमसे पूछा है कि जब ब्लॉक है एक टेबल के ऊपर स्लाइड कर रहा है तो उसमें टेंशन कितना होगा। देखो सवाल ये है कि 2 ब्लॉक हैं,
एक ब्लॉक M1 एक ब्लॉक M2 है। M2 ब्लॉक को टेबल से नीचे लटकाया गया हुआ है एक स्ट्रिंग की हेल्प से, यहाँ पे पुली लगा है और यहाँ पे इसको स्ट्रिंग की हेल्प से लटकाया गया हुआ है। इसका मास M2 इसका मास M1 है। ये मानते हैं कि M2 जो है वो M1 से बड़ा है, इसीलिए एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा। जब एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा, अब बताओ इस पर कौन सा फोर्स लग रहा होगा? ग्रेविटेशन फोर्स, इसका फोर्स लग रहा होगा इसकी वेट की वजह से, तो क्या होगा M2 इंटू जी। यहाँ पे भी फोर्स लग रहा होगा इसकी वेट की वजह से M1 इंटू जी, और इसके वेट की वजह से इस पर एक नॉर्मल डायरेक्शन लग रहा होगा ऊपर की तरफ। अब देखो जब ये एक्सेलरेशन नीचे की तरफ कर रहा हो तो ये आगे आएगा, जिसकी वजह से फ्रिक्शन फोर्स लगेगा पीछे की तरफ, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ, ठीक है। और ये देखो स्ट्रिंग कहीं बदली नहीं है ना, सेम स्ट्रिंग है ना, तो इसलिए यहाँ पे भी टेंशन टी, यहाँ टेंशन टी, यहाँ टेंशन टी और यहाँ टेंशन टी। टेंशन हमेशा फोर्स के अपोजिट लगता है, ठीक है। जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, देखो यहाँ पे फोर्स किधर लग रहा है? नीचे लग रहा है ना, तो टेंशन हमेशा इसके ऊपर लगता है। जिस सरफेस से रिंग मतलब स्ट्रिंग अटैच होती है, टेंशन हमेशा उस सरफेस के अपोजिट लगता है, ठीक है। यहाँ से अटैच है टेंशन इधर, यहाँ इधर, यहाँ इधर, यहाँ इधर। देखो हमें पता है कि काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू इंटू एन होता है, ठीक है, म्यू इंटू एन होता है। देखो जो पहला इक्वेशन हम यहाँ पे बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, इसके लिए बनाएंगे हम, यहाँ पे एक्सेलरेशन नीचे की तरफ हो रहा है ना, तो M2G ज़्यादा है किससे? टेंशन से, तो M2G माइनस टी बराबर M2A, ठीक है। आप लोग ये पैटर्न तरीका याद रखो, इसके जितने भी सवाल बनेंगे आप एंड में ये फार्मूला भी आप रट सकते हो, ठीक है। एंड में आप ये फार्मूला भी रट लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप प्रोसेस याद रखो। क्या? M2G माइनस का टेंशन बराबर M2A, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरे में देखो ये टेंशन ज़्यादा है, दूसरे में टेंशन ज़्यादा है काइनेटिक फ्रिक्शन से, तो टेंशन से माइनस करेंगे हम, टेंशन माइनस म्यू के M1G, जो काइनेटिक फ्रिक्शन हमारा म्यू के M1G बराबर MA, ठीक है। जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा है, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा हमारा M1A अपॉन M2A बराबर T माइनस म्यू, म्यू के है हमारा, ठीक है, म्यू के हैं हमारे, म्यू के M1G अपॉन M2G माइनस का टेंशन का T। अब देखो एक्सेलरेशन से एक्सेलरेशन कटा, क्या बचा? M1 अपॉन M2 बचा, ये बचा T माइनस म्यू 1 M1G, और ये हो जाएगा M2 माइनस T। अब देखो इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा M1 M2G माइनस T M2 T माइनस म्यू M1G, M1 M2G माइनस T M1 T M2 माइनस म्यू M1 M2G। अभी काम करो यहाँ से आप ये TM1 और TM2 को एक तरफ लेते हो, TM1 और TM2 को एक तरफ लेते होगे, तो हमारा क्या मिला हमें? M1 M2G और प्लस में क्या मिला हमें? म्यू M1 M2G। तो टेंशन बराबर, टेंशन कॉमन ले लो, तो M1 प्लस M2 नीचे आ गया और ये वैल्यू यहाँ पे ऊपर आ गया। यहाँ पे M1 M2G कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा? 1 प्लस म्यू अपॉन M1 प्लस M2, तो कितना आ गया? M1 M2G 1 प्लस म्यू अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है पूछ देखते हैं। अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 masses M1 M2 and M3 connected by a string passing over a pulley P. The mass M1 hangs freely and M2 and M3 are on a rough horizontal plane. M1 freely hang कर रहा है, M1 और ये M2 और M3 जो है वो हमारे टेबल पे रखे हुए हैं, हॉरिजॉन्टल टेबल पे। द पुली इज फ्रिक्शनलेस एंड नेग्लिजिबल मास की है। द डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ मास M1, हमसे पूछा कि डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ मास कितना होगा। एक्सेलरेशन का फार्मूला याद रखो कि नेट फोर्स बराबर नेट मास होता है, ठीक है, फोर्स बराबर M में होता है, तो वहाँ से एक्सेलरेशन जो होगा नेट फोर्स अपॉन नेट मास। अब देखो नेट फोर्स हमारा जो है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, ठीक है। आखिर एक्सेलरेशन नीचे की तरफ हो रही है ना, तो फोर्स कितना लग रहा है यहाँ पे नीचे? mg, और यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो काइनेटिक फ्रिक्शन की वजह से लग रहा है, तो क्या म्यू mg और ये म्यू mg, तो हो जाएगा हमारा 2 म्यू mg माइनस 2 म्यू mg। टोटल मास कितना है? देखो ये हमें एज्यूम करना है कि तीनों मास बराबर हैं, तो 3m, यहाँ से आप mg कॉमन ले लो, 1 माइनस 2m अपॉन 3, m से m कैंसिल हो गया, बच गया हमारा g 1 माइनस 2 म्यू बाई 3। इसको आप लोग याद रखोगे, ठीक है, और ये फार्मूला बहुत जगह पे यूज़ होता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 12।
The upper half of an inclined plane of inclination theta is perfectly smooth while lower half is rough. हाफ स्मूथ है और हाफ रफ है. अ ब्लॉक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एट द टॉप ऑफ द प्लेन. एक ब्लॉक है जो रेस्ट से स्टार्ट होती है टॉप ऑफ द प्लेन से. प्लेन विल अगेन कम टू रेस्ट एट द बॉटम, और नीचे जाकर फिर से रेस्ट पे आ जाती है. तो इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड लोअर हाफ ऑफ द प्लेन इज़ गिवन बाई. तो हमें बताइए कि जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है किसमें, ब्लॉक और लोअर हाफ में प्लेन के कितना है. देखो सबसे पहले हम दो कंडीशन की बात करेंगे. सबसे पहले स्मूथ का अलग निकालेंगे और रफ का अलग निकालेंगे, क्योंकि जो स्मूथ की फाइनल वेलोसिटी होगी वही तो रफ, मतलब यहाँ तक की स्मूथ की जो फाइनल वेलोसिटी वही तो रफ की इनिशियल वेलोसिटी होगी ना. हाँ, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमारा, 0 है. डिस्टेंस कितना कवर किया है, पहले क्या बोला है, लोअर हाफ तक. देखो लोअर हाफ स्मूथ है और आधा हाफ स्मूथ आधा हाफ हमारा रफ है, तो इसको मान लेते हैं एस ये हो जाएगा, एस ये हो जाएगा. ठीक है, तो एस डिस्टेंस ट्रेवल किया, फाइनल वेलोसिटी वी मान लेते हैं. एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा हमारा, जी साइन थीटा. एक्सेलेरेशन हमारा स्लाइडिंग कंडीशन में क्या आता है, जी साइन थीटा. यार खुद ही देख लो ना, यहाँ पे इसके ऊपर ग्रेविटी नीचे की तरफ ऐड करेगी, ग्रेविटी का कंपोनेंट निकालेंगे, इधर जी साइन थीटा इधर जी कॉस थीटा. ठीक है, और एक्सेलेरेशन के तरफ हो रही है हमारे, तो जी साइन थीटा एक्सेलेरेशन की तरफ है, तो हमारा ए बराबर जी साइन थीटा. तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे. वी स्क्वायर यहाँ से वी की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2g साइन थीटा एस, 2g साइन थीटा एस. ठीक है, और ये हमारे लिए रफ वाले के लिए इनिशियल वेलोसिटी की तरह काम करेगी. तो रफ में ये इनिशियल वेलोसिटी होगी हमारा, वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी 0 है. एक्सेलेरेशन यहाँ पे देखो स्लाइडिंग की कंडीशन में एक्सेलेरेशन क्या हम यूज़ करते हैं, साइन थीटा माइनस का म्यू की कॉस थीटा जी, साइन थीटा माइनस का म्यू की कॉस थीटा इंटू जी. ठीक है, तो ए जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, ये हमारा एस है. देखो वी स्क्वायर बराबर 2 एस हो गया हमारा. सेम फार्मूला यूज़ करेंगे. फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी हमारी 2g साइन थीटा है प्लस 2 एस है. अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे. एक्सेलेरेशन कितने हो जाएगा हमारा 2g एस साइन थीटा प्लस साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा. अब यहाँ से ये हो गया हमारा 2 साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा. साइन थीटा 2 साइन थीटा होगा और ये माइनस का म्यू कॉस थीटा, और ये वैल्यू उधर भी तो 0 हो गई. अब यहाँ से म्यू कॉस थीटा बराबर 2 साइन थीटा हो गया, म्यू बराबर हो गया 2 साइन थीटा बाई कॉस थीटा, म्यू बराबर 2 tan थीटा. ये फार्मूला आपको डायरेक्ट याद रख लो, म्यू बराबर 2 tan थीटा. अगला क्वेश्चन पूछता है हमारा, एक ब्लॉक है जिसका मास 10 किलोग्राम है, इस कॉन्टैक्ट अगेंस्ट द इनर वॉल ऑफ अ हॉलो सिलेंडर ड्रम ऑफ रेडियस 1 मीटर. द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द इनर वॉल ऑफ द सिलेंडर इज 0.1. द मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी नीडेड फॉर द सिलेंडर टू कीप द ब्लॉक स्टेशनरी व्हेन द सिलेंडर इज वर्टिकल एंड रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस विल बी. रेडियस कितना दिया है यहाँ पे हमें, 1 मीटर. क्वेश्चन क्या दिया है कि एक सिलेंडर है हमारे पास जो कि अपने एक एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है. मानते हैं कि उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो ओमेगा है. ठीक है, वो ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, और यहाँ पे कोई एक हमारा ब्लॉक है जिसका मास 10 किलोग्राम है, और हमें उसको इतने एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करना है ताकि जो ब्लॉक है ना वहाँ से गिरे ना. ठीक है, ये ब्लॉक इसके सरफेस से नीचे ना गिरे. अब देखो नीचे ना गिरने का कुछ रीज़न होना चाहिए. क्या रीज़न होना चाहिए, जो हमारा एफ लिमिटिंग है ना वो mg से ज़्यादा होना चाहिए. अगर mg ज़्यादा होगा तो बॉडी नीचे स्लाइड कर जाएगी. ठीक है, बॉडी के वेट से जो एफ लिमिटिंग है वो ज़्यादा होना चाहिए, या फिर मैक्सिमम बराबर होना चाहिए. ठीक है, बराबर होना चाहिए या फिर वो ज़्यादा ही रहना चाहिए, तो वो बॉडी हमारी जो है वो नीचे स्लाइड नहीं करेगी, वहीं पड़ी रहेगी. अब देखो सेंटर की तरफ हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, और लेकिन यहाँ पे सरफेस की वजह से एक नॉर्मल रिएक्शन भी लग रहा है, तो नॉर्मल रिएक्शन जो है हमारे वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा. तो नॉर्मल रिएक्शन बराबर mr ओमेगा स्क्वायर. एफ लिमिटिंग जो है वो mg से बड़ा होना चाहिए, तो एफ लिमिटिंग क्या होता है, म्यू इंटू क्या होता है, म्यू इंटू एन होता है. ठीक है, तो म्यू इंटू mr ओमेगा स्क्वायर, ये बड़ा या फिर बराबर रहना चाहिए mg के. यहाँ से आप m से m कट गया, बच गया हमारा म्यू आर ओमेगा स्क्वायर ग्रेटर देन और इज इक्वल टू
जो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ओमेगा स्क्वायर बराबर हो जाएगा जी बटे आर यू, ओमेगा बराबर हो जाएगा जी की वैल्यू 10 है, रेडियस हमारा 1 दिया हुआ है, म्यू हमारा कितना है 0.1 है, ठीक है। यहाँ से हम 0.1 काटा, ऊपर 10 किया, 0.1 काटा, ऊपर 10 बढ़ाया, 10 10 100, अंडर रूट में डाला तो कितना का 10 रेडियन, मतलब कि ओमेगा जो होना चाहिए वो 10 रेडियन पर सेकंड होना चाहिए, तब जा करके जो हमारी बॉडी है वो नीचे स्लाइड नहीं करेगी। या फिर आप डायरेक्ट ट्रिक लगाओगे क्या, ओमेगा इज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट जी अपॉन आर म्यू, अंडर रूट जी अपॉन आर म्यू, इससे आप डायरेक्ट ओमेगा निकाल सकते हो, ठीक है। आखिर ये ट्रिक यार यहीं से तो बनी है, यहाँ से, सॉरी, यहीं से तो ये ट्रिक बनी है। बस यहाँ पे ओमेगा ये जो स्क्वायर है यहाँ पे इसको अंडर रूट में डाल दो तो अंडर रूट जी आर म्यू, बाकी सब कुछ तो सिमिलर रहेगा जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। आपका क्या बदलेगा, जी बदलेगा नहीं, आपका म्यू बदल सकता है, आपका आर बदल सकता है, बस और फार्मूला लगाओ, आंसर तुरंत आ जाएगा। कितना आ गया, 10 रेडियन पर सेकेंड, 10 रेडियन पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है कि वन एंड ऑफ a string of length L is connected to a particle of mass m and the other end is connected to a small peg on a smooth horizontal table. If the particle moves in a circle with speed v, the net force on the particle directed toward the center will be and t represent the tension in the string. अब एक बात होता है यार, क्वेश्चन ये कहा गया टेबल है, वहाँ पे हमने कोई एक कांटी ठोक दिया, ठीक है, स्मॉल, और वहाँ से हमने एक थ्रेड से स्ट्रिंग से एक मास को कनेक्ट करा के उसे हम सर्कुलर मोशन करवा रहे हैं, ठीक है। कौन सा मोशन करा रहे हैं, इसे हम सर्कुलर मोशन करा रहे हैं, सर्कल में घूम रहा है, कितने वेलोसिटी, वेलोसिटी से। तो क्या होता है यार, इस थ्रेड में या फिर स्ट्रिंग में टेंशन लगेगी, वो भी मास से अपोजिट डायरेक्शन में लगती है, और उसी डायरेक्शन में हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स भी तो लग रहा है, तो मतलब दोनों के दोनों आपस में बराबर, और सेंट्रीपिटल फोर्स फार्मूला होता है mv²/L, या फिर मतलब क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर होता है mv²/r, और यहाँ पे r जो हमारा है वो इसकी लेंथ है, तो इसकी जगह L हो जाएगा, मतलब mv²/L बराबर टेंशन। तो हमारा हमसे पूछा क्या है, हाँ, तो बताइए कि नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल कितना होगा। यार जब दोनों के दोनों बराबर हैं, टेंशन भी इसी के बराबर है और सेंट्रीपिटल फोर्स भी इसी के बराबर है, तो एक मिनट नहीं, particle moves in a circle with speed v, the net force on the particle directed towards it will be टेंशन के बराबर होगा, सॉरी हमसे फोर्स बना तो टेंशन के बराबर होगा। आखिर ये फोर्स किसके बराबर है, टेंशन के तो बराबर है, मुझे लगा दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा है, ठीक है, टेंशन के बराबर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, दिखने में तो काफ़ी लंबा चौड़ा लेकिन बहुत आसान है यार। A car is negotiating a curved road of radius r. The road is banked at angle theta. The coefficient of friction between the tire of the car and the road is μs. The maximum safe velocity on this road is. हमसे पूछा है कि हमें maximum safe velocity बताइए ताकि जो कार है वो स्लाइड ना करे, ठीक है, जो हमारी कार है वो स्लाइड ना करे। देखो हमें मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी का मतलब यह है कि अगर हम बैंड रोड पे कम वेलोसिटी चलेंगे तो हम नीचे चले आएंगे, ज़्यादा से चलेंगे ऊपर चले जाएंगे। तो हमें इतनी वेलोसिटी बताओ कि हम ना ऊपर जाए ना नीचे जाए, हम बस एक प्रॉपर एंगल से टर्न लेकर के निकल जाएं। आखिर बैंड रोड पे चलने का मतलब तो यही होता है। बैंड रोड क्या मतलब है कि जो रोड थोड़े एंगल पे उठी हुई होती है वो बैंड रोड कहलाती है। और देखो ये मान लो कोई कार है जिसका मास m है, तो नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा, किसका, वेट जो होगा mg लगेगा, ठीक है, नीचे इसका फोर्स लगेगा mg। कार की वेट की वजह से सरफेस पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन के ऊपर लगाया। और देखो नॉर्मल रिएक्शन की कंपोनेंट डिवाइड कर लो, यहाँ पे हो गया n का कॉस्ट, ये हो गया n का साइन थीटा। अब एक कार कहीं ऊपर ना चली जाए, देखो हमें मैक्सिमम वेलोसिटी पूछी है, ठीक है, तो कार कहीं ऊपर ना चली जाए, इसके वजह से यहाँ पे एक एफ लिमिटिंग, ठीक है, एक फ्रिक्शन का फोर्स लगेगा, एफ लिमिटिंग लगेगी जो कि नीचे की तरफ एक्ट करेगा। अब इसका भी अब कंपोनेंट निकालो, ये हो गया हमारा एफ का साइन थीटा, ये हो गया हमारा एफ का कॉस थीटा, और एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है सेंटर की तरफ, ठीक है, ये जिस रेडियस पे घूम रहा है उसके सेंटर की तरफ mv²/r, और ये मैक्स हो गया। अब देखो हमें दो कंपोनेंट में इसको खेलना है, एक एक्स डायरेक्शन में, एक वाई डायरेक्शन में। सबसे हम पहले बात करते हैं वाई डायरेक्शन की। तो वाई डायरेक्शन में जो ये n cos थीटा है ये इसके बराबर रहना चाहिए, ठीक है, तभी ना ये ऊपर जाएगा ना नीचे आएगा, ठीक है। तो
एन कॉस थीटा बराबर रहना चाहिए किसके, एम जी प्लस एफ साइन थीटा के, एम जी प्लस एफ साइन थीटा के। यहाँ से एन कॉस थीटा की वैल्यू आप पता कर लो, एम जी हो गया, एफ की हो जाएगा म्यू एस इंटू एन हो जाएगा साइन थीटा, ये हो जाएगा एन कॉस थीटा माइनस का म्यू एन साइन थीटा बराबर एम जी। इक्वेशन में फर्स्ट एक्स डायरेक्शन में पता कर लो, जो एम बी स्क्वायर बाई आर मैक्सिमम की वैल्यू है ये एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा के बराबर होगा, एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा बराबर एम बी स्क्वायर मैक्स बटे आर। यहाँ से हो जाएगा एन साइन थीटा प्लस म्यू एन कॉस थीटा बराबर एम बी स्क्वायर मैक्स बटे आर। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। सर दूसरे इक्वेशन को पहले इक्वेशन से डिवाइड कर दिया हमने, हो गया एन साइन थीटा प्लस म्यू एस एन कॉस थीटा डिवाइडेड बाई एन कॉस थीटा माइनस म्यू एस एन साइन थीटा बराबर हो जाएगा एम वी स्क्वायर मैक्स बटे आर बराबर ये एम जी। ये हमारा एम से एम ख़त्म, ठीक है। क्या हो गया हमारे यहाँ पे, ये यहाँ से एन कॉमन लेकर के एन काट दो, ये हो गया साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा बराबर ये आर नीचे हो गया, ठीक है। अब देखो इसको हम पूरे इक्वेशन को हम कॉस से डिवाइड कर देते हैं, ऊपर भी कॉस से डिवाइड कर दो, नीचे भी कॉस से डिवाइड कर दो। जब कॉस से डिवाइड करो तो कॉस से कॉस कट गया, कॉस से कॉस कट गया, साइन अपॉन कॉस हो गया 10, साइन अपॉन कॉस हो गया 10, ठीक है। तो हो जाएगा टेन थीटा प्लस म्यू एस 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा बराबर वी मैक्सिमम का स्क्वायर अपॉन जी आर, वी मैक्स हो जाएगा अंडर रूट जी आर टेन थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। इस इक्वेशन को आप लोग अगर याद रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि डायरेक्ट सवाल पूछता है आपसे कि हमें मैक्सिमम वेलोसिटी बताइए ताकि जो हमारा बैंक रोड पे कार चल रही है वो स्लाइड ना करे, ठीक है। तो डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करेंगे क्या, वी मैक्स बराबर अंडर रूट का जी आर टेन थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। तो देखते हैं कौन सा हमारा इक्वेशन सही है, ये ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है भैया, दो स्टोन है, मास m है, 2m है, आर वेल्ड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल, द हैवियर वन in a radius r by 2 and the lighter one in radius r. The tangential speed of the lighter stone is n times that of the value of the heavier stone when they experience same centripetal force. The value of the n is, अब देखो क्या कहा गया है कि दो मासेस हैं, एक m मास है एक 2m मास है, एक को सेंटर से मतलब इसको रस्सी से बांधा गया हुआ है, इसको घुमाया जा रहा है सर्कल में, ठीक है, सर्कल में घुमाया जा रहा है हॉरिजॉन्टल सर्कल में। तो पहले वाले का जो रेडियस है वो आर है, दूसरे वाले का रेडियस जो है वो आर बाई टू है, मतलब कि इसका मास है इसका मास 2m, रेडियस इसका आर, तो रेडियस इसका आर बाई टू। और दोनों की जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है, छोटे वाले की टेंजेंशियल वेलोसिटी बड़े वाले के n टाइम्स है। द टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ दिस लाइटर स्टोन इज n टाइम्स दैट ऑफ द हैवियर स्टोन। तो दोनों का सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर एम वी स्क्वायर बटे आर, एम वी स्क्वायर बटे आर, ये n टाइम्स है, हो गया हमारा एम वी स्क्वायर बटे आर, ये हो गया एम वहाँ पे 2m है और आर हमारा आर बटे 2 है, तो 2 ऊपर चला जाएगा, काटम पिट्टा कर लो आप, एन स्क्वायर की वैल्यू 4 आ जाएगी और यहाँ पे अंडर रूट डाल दो, एन की वैल्यू आ जाएगी 2। बस खेल खत्म। क्वेश्चन नंबर 17, जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं यार, काफ़ी समय हो गया। पूछा है अ कार इज़ मूविंग इन अ सर्कुलर horizontal track of radius 10 meter with a constant speed of 10 meter per second. A bob is suspended from the roof of the car by a light wire of 1 meter. The angle made by the wire with the velocity vertical is, यार ये नॉर्मल जो सवाल है ना, ये हमारा पेंडुलम का सवाल है, ठीक है, हमारा कोनिकल पेंडुलम का सवाल है। हमसे कहा गया कि किसी कार के अंदर जो एक हॉरिजॉन्टल मतलब सर्कुलर हॉरिजॉन्टल ट्रैक पे घूम रही है कांस्टेंट स्पीड से, ठीक है, घूम रही है, उसके अंदर एक बॉब है जिसे सस्पेंड किया गया है रूफ की छत से, और इसका जो ये लेंथ है ये हमारा 1 मीटर की लेंथ है, ठीक है। हमसे पूछा है कि बताइए ये एंगल, ये थीटा एंगल कितना होगा जो कि वो वर्टिकल से बनाएगा, ठीक है, वर्टिकल से कितना थीटा एंगल पे ये बना करके घूमेगा। तो इसका फार्मूला होता है डायरेक्ट क्या, टेन थीटा बराबर वी स्क्वायर बटे आर जी, टेन थीटा बराबर वी स्क्वायर बटे आर जी। बस डायरेक्ट फार्मूला लगाओ, वी स्क्वायर की जगह पे 10 बटे 10 कर दो, आर 10 है हमारा, जी 10 है हमारा, वैल्यू 1 आगे, देखो टेन थीटा की वैल्यू 1 तो थीटा कितना हो गया 45 हो गया, 45 क्या लिख सकते हैं हम 180, 180 बराबर क्या होता है पाई होता है, ठीक है। और हमें 45 लाना तो 180 को कितने डिवाइड करोगे 4 से, तो भी तो 45 आएगा, तो ये हो जाएगा पाई बाई 4। सेम टाइप का एक दूसरा क्वेश्चन है कि एक कार है, मास 1000 किलोग्राम में नेगोशिएट करती है और बैंड कर्व ऑफ रेडियस 90 मीटर से, फ्रिक्शनलेस रोड है, इफ द बैंकिंग एंगल इज 45 डिग्री, द स्पीड ऑफ द कार। देखो इस फॉर्मूले को हम बैंकिंग में यूज़ करते हैं, यहाँ पे जो एंगल है ना ये एंगल ऑफ बैंकिंग है, ठीक है, या फिर इसका बैंकिंग एंगल कह सकते हो, लगा दो।
फार्मूला हमसे स्पीड ऑफ द कार पूछी है, तो स्पीड ऑफ द कार बराबर कितना हो जाएगा 10 45 डिग्री गुड़े ये हो जाएगा हमारा रेडियस कितना 90 मीटर और ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 900, 45 की वैल्यू हो जाएगी 1, तो अंडर रूट में डाल दो कितना आ गया 30 मीटर पर सेकेंड। चलो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या पूछा है भैया। एक कार है जिसका मास m है, मूविंग ऑन अ लेवल सर्कुलर ट्रैक of radius capital R. If mu s represent the static friction between the road and the tire of the car, the maximum speed of the car in circular motion given by। हमसे पूछा है कि मैक्सिमम स्पीड बताइए कार की सर्कुलर मोशन के दौरान। देखो ये बैंक्ड रोड नहीं है, ठीक है, ये लेवल सर्कुलर रोड है, मतलब कि इस पर कोई एंगल नहीं बना हुआ है। तो एक बात बताओ, एक सर्कल कहीं पे जाकर के एक सर्कल कंप्लीट कर रहा होगा ना, तो उस सर्कल का जो रेडियस है वो हमारा कितना है r है, उस सर्कल का रेडियस हमारा r है। अब ये घूम रहा है, सामने वेलोसिटी इसकी v है, तो इस पर बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगा। यार अब जब टर्न लेते हो घुमावदार रोड पे, तो आप बाहर की, आपको ऐसा फील लगता है ना कि आप बाहर की तरफ जा रहे हो, तो कोई फोर्स आपको बाहर की तरफ खींच रही है, तो ये फोर्स है, ये फोर्स आपको बाहर की तरफ खींच रही है। लेकिन इसको फ्रिक्शन की वजह से, ये फ्रिक्शन ये आपको मेंटेन करके रखा हुआ है, और इसी फ्रिक्शन की वजह से ये चीज़, अगर देखो अगर सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन लगता तब तो आप अंदर चले जाते हैं, ठीक है, लेकिन इस फ्रिक्शन की वजह से ये जो फोर्स है आपको मेंटेन करके रखा हुआ है, आपको बैलेंस करके रखा हुआ है। तो mv²/r इस, देखो ये फोर्स आपकी जो है वो कम रहनी चाहिए इससे। यार अगर ज़्यादा एकदम तो आप बाहर चले जाओगे, ठीक है, या फिर ज़्यादा इसके बराबर हो, ठीक है, ताकि आप आराम से टर्न ले सको। तो चाहे वो कम होनी चाहिए या फिर ज़्यादा बराबर होनी चाहिए एफ लिमिटिंग से। अब देखो, अब इसको हम कार को सीधे देखते हैं कि कार के वेट की वजह से mg लग रहा है, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है n, तो n बराबर कितना हो जाएगा mg हो जाएगा। तो सेम फार्मूला यूज़ करेंगे हम, एफ लिमिटिंग बराबर म्यू n होता है, n की जगह mg रख दो, m से हम काट दो, v²/r हो गया, ये लेस देन या फिर इक्वल टू म्यू जी हो गया, हमारा r उधर चला जाएगा, अंडर रूट में डाल दो, तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी आ जाएगी अंडर रूट म्यू जी आर, ठीक है, ये रहा ऑप्शन नंबर डी, अंडर रूट म्यू जी आर। और इससे पहले हमने जो बैंड रोड देखा था वहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी थी, अंडर रूट जी आर tan थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस tan थीटा, यही था ना। चाहे तो आप इस फार्मूले को यहाँ से भी निकाल सकते हो, इस फार्मूले को भी यहाँ पे निकाल सकते हो। कैसे, लेवल सर्कुलर रोड है, मतलब कि थीटा कितना है 0 डिग्री है। अच्छा tan थीटा 0 होता है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, ठीक है। अब ये 0 तो ये पूरा 0, ये बच गया 1, तो हमारा क्या हो गया वी मैक्स कितना हो गया हमारा यहाँ पे अंडर रूट जी आर, यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू 0, तो बचा सिर्फ और सिर्फ म्यू एस, और अपान में ये tan थीटा 0, तो ये वैल्यू 0 और अपान में 1, तो बस देखो वही तो आ गया अंडर रूट जी आर म्यू या फिर अंडर रूट म्यू जी आर, सेम आ गया हमारा। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर आपको ये याद है तो आप थीटा की वैल्यू 0 रख दो, आपका ये भी आ गया निकल के, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है हमारा, एक स्मॉल ब्लॉक है जो कि स्लाइड डाउन करता है स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन से स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट से वो नीचे की तरफ स्लाइड करता है टाइम t=0 पे। लेट Sn बी द डिस्टेंस बाय द ब्लॉक इन द इंटरवल, ठीक है। Sn का मतलब होता है कि n टाइम में ट्रैवल की गई दूरी, तो मतलब t हमें पूछा है कि n, ये n+1 है, सॉरी, तो ये tn+1 से tn में कितनी दूरी ट्रैवल की गई, हमें इसका रेशियो बताना है। nth में जितनी दूरी ट्रैवल की गई अपन n+1 में जितनी दूरी ट्रैवल की गई, हमें इसका रेशियो बताइए आप। तो देखो जब भी कहीं पे भी मतलब क्या बोलते हैं स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन की बात चलती है, तो वहाँ पे एक्सेलरेशन कितना हो जाता है हमारा g sin थीटा। ये स्लाइड नहीं कर रहा है ना, ठीक है, क्या बोला, स्मॉल ब्लॉक स्लाइड्स डाउन ऑन ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन। स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन में ये हम ये वैल्यू यूज़ करता हूँ, जैसे रफ आता है वो वैल्यू यूज़ करते हैं हम, क्या sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा इंटू जी, उसको यूज़ करते हैं हम रफ में।
इनिशियल वेलोसिटी 0, डिस्टेंस हमें पता करना है। nth में तो फार्मूला लगाएंगे, nth में कितना होता है फार्मूला हमारा होता है एस nth बराबर nth सेकेंड में ट्रेवल की दूरी बराबर म्यू प्लस 1/2 a इंटू 2n-1, कितना म्यू प्लस 1/2 a इंटू 2n-1। यहाँ पे ये हमारा हो गया 0, हो गया 1/2 a 2n-1, n+1 में निकाल लेंगे तो n की जगह n+1 रख देंगे, -1 डिवाइड कर देंगे पहले इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन से, हो जाएगा हमारा एस nth बराबर n+1। ये हमारी वैल्यू, ये वैल्यू खत्म, बच गया हमारा 2n-1, ये मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया हमारा 1 से ये हो गया 2 और 2 में से माइनस गया 1 +1 बच गया हमारा 2n-1 2n+1 2n-1 2n+1। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, 3-4 सवाल और हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी ख़त्म कर देते हैं। चलिए पूछा, दो बॉडीज है, मास 4 किलो 6 किलोग्राम आर टाइड टू द एंड ऑफ अ मासलेस स्ट्रिंग। द स्ट्रिंग passes over a pulley which is frictionless. The acceleration of the system in terms of acceleration due to gravity is। देखो इसको आप किताबों में देखोगे ना तो बहुत उल्टे सीधे तरीके से लगाया गया हुआ है, बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है। कुछ नहीं करना यार, इससे पहले भी आपको कई सवाल करवाए हैं। क्या ये जो बड़ा वाला मास है ये जाहिर सी बात है नीचे की तरफ जाएगा और ये छोटा वाला मास ऊपर की तरफ जाएगा, तो बड़े वाले मास के डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ले लो, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन हो गया। ये इसका मास m2 है तो नीचे की तरफ वेट क्या लगेगा m2g, ऊपर टेंशन लगेगा t, इसका क्या लगेगा m1g, ऊपर लगेगा टेंशन t। सीधा फार्मूला यूज़ करो, क्या नेट फोर्स अपॉन नेट मास, क्या नेट फोर्स अपॉन नेट मास। नेट फोर्स कितना है हमारा m2g नीचे की तरफ लग रहा है और ये m1g ऊपर की तरफ, m1g कम है ना तो m2g में से m1g को माइनस कर दो, टोटल मास को ऐड कर दो, क्या m1 + m2, यहाँ से एक्सेलरेशन हमारा जाएगा m2 - m1 अपॉन m1 + m2 इंटू जी। आप ये याद रखो, सीधा एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या m2 - m1 अपॉन m1 + m2 इंटू का जी, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दो, 6 - 4 अपॉन 6 + 4 2/10 जी, g/5। देखो इसमें कभी कभी आपसे टेंशन भी पूछ लेता है, तो टेंशन का फार्मूला आप याद रखोगे, क्या टेंशन बराबर 2m1 m2 अपॉन m1 + m2 इंटू जी, क्या 2m1 m2 अपॉन m1 + m2 इंटू जी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यम पॉसिबल ख़त्म। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोलता है, पढ़ते हैं। एक ब्लॉक है जिसका मास m है, प्लेस किया गया हुआ है स्मूथ सरफेस पे, और वेज हमारा ABC इंक्लिनेशन है θ डिग्री की। अब क्या किया गया है कि वेज को एक्सेलरेट कराया गया है राइट की तरफ किसी एक्सेलरेशन a से। तो बताइए हमें कि एक्सेलरेशन a और थीटा में, एक्सेलरेशन a और थीटा में एक रिलेशन बताइए ताकि ये जो ब्लॉक ये स्टेशनरी रहे। अब एक बात बताओ यार, इस ब्लॉक को स्टेशनरी कौन रख रहा होगा? एक तो इस ब्लॉक को स्टेशनरी रख रहा होगा हमारा जो नीचे की तरफ mg लग रहा है, ठीक है। mg का कोई कंपोनेंट होगा जो उसको नीचे की तरफ खींच रहा होगा, ठीक है। और एक्सेलरेशन की वजह से कोई एक फोर्स जनरेट हुआ होगा जो इसको ऊपर की तरफ खींच रहा होगा, जो इसको मेंटेन किए हुआ होगा, ठीक है। तो mg का कंपोनेंट करेंगे तो हो जाएगा mg का साइन थीटा, ये mg का कॉस थीटा, और एक फोर्स लग रही है हमारी कौन सी, पीछे एक्सेलरेशन आगे हो रहा है ना, तो एक पीछे डायरेक्शन में फोर्स लग रही है हमारा ma जो इसको मेंटेन किए हुए, ma कॉस थीटा कंपोनेंट इधर, ma साइन थीटा कंपोनेंट इधर, ठीक है। अब ma कॉस थीटा बराबर mg साइन थीटा कर दो, ये हो गया हमारा एज बराबर, ये हो गया m से m कैंसिल, a बराबर g tan थीटा। या फिर आप ये कर सकते हो, यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन लग रही होगी, ठीक है। अब आप नॉर्मल रिएक्शन के कंपोनेंट निकाल लो, नॉर्मल रिएक्शन कंपोनेंट निकालोगे तो इधर को हो जाएगा हमारा n का साइन थीटा और इधर को हो जाएगा हमारा n का कॉस थीटा। बस फिर से आप वही चीज़ बराबर कर दो, ठीक है, तब भी आपकी वैल्यू इतनी ही आएगी, a बराबर g का tan थीटा। आप लोग इसे भी याद रखो। देखो जितने भी मैंने फार्मूले बताए हैं ना वो सब याद रखो, इस चैप्टर के हर एक सवाल लग जाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा है कि 3 ब्लॉक है, मास m 2m 3m आर कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग। देखो क्वेश्चन ये है कि 3 मासेस हैं m 2m 3m, इनको एक स्ट्रिंग से कनेक्ट किया गया हुआ है। String, an upward force F is applied on the block M. The mass moves upward at a constant speed v. What is the net force on the block of the mass 2m? दो 0 आएगा, क्यों यार?
तीनों जो मासेस है वो एक ही फोर्स के साथ तो ऊपर लेके जाया जा रहा है, और एक ही फोर्स की वजह से जो भी इनकी वेलोसिटी है, जो भी इनकी स्पीड है, वो एक कांस्टेंट स्पीड से जा रहे हैं। जब स्पीड कांस्टेंट हो गया तो मतलब कि एक्सेलरेशन हमारा जीरो हो गया, और जब एक्सेलरेशन ही जीरो हो गया तो सभी ब्लॉक पे जो नेट फोर्स लग रहा होगा वो कितना होगा, जीरो होगा। फोर्स हमारा वेरी ही नहीं कर रहा है, तो नेट फोर्स हमारा कितना हो गया, जीरो हो गया। क्वेश्चन है 24, दो ब्लॉक ए और बी, मासेस है हमारे 3m और m, कनेक्टेड बाई ए मासलेस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। ठीक है, जो हमारी स्ट्रिंग है ये क्या बोलते हैं, खींच सकते हैं। द होल सिस्टम इज सस्पेंडेड बाई ए मासलेस स्प्रिंग एज सोन, द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द ए एंड बी इमीडिएटली आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट। देखो दो मासेस हैं, पहले को स्प्रिंग से अटैच किया गया हुआ है, दूसरे को स्ट्रिंग से अटैच किया गया हुआ है। फिर कहते हैं कि हम इसे जब अगर काट दें तो हमें बताइए कि जो मास ए है और जो मास बी है इनका इनके एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड बताइए हमें कितना होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं जब ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम में क्या है, नीचे की तरफ इस पे mg लग रहा है, ऊपर की तरफ t लग रहा है, मतलब जो टेंशन है बी में वो mg के बराबर है, और ए में स्प्रिंग फोर्स जो है वो टेंशन के बराबर ही है, साथ ही साथ 3mg के भी बराबर है। तो हमारा स्प्रिंग फोर्स है वो टेंशन प्लस 3mg के बराबर हो गया, और टेंशन की वैल्यू कितनी है हमारी, mg है। तो यहाँ पे mg को हम 3mg से जोड़ दिया, कितना हो गया हमारा 4mg, मतलब स्प्रिंग फोर्स हमारा वो कितना है 4mg है। अब हमने यहाँ पे स्ट्रिंग को कट कर दिया, जब स्ट्रिंग को हमने कट कर दिया तो जाहिर सी बात है ये जो स्प्रिंग फोर्स होगा ये स्प्रिंग ऊपर की तरफ जाएगी, नीचे वेट हटा तो स्प्रिंग ऊपर की तरफ मूव करेगी, और जब ये स्प्रिंग ऊपर की तरफ मूव करेगी मतलब ऊपर का जो फोर्स है वो नीचे वाले फोर्स से ज़्यादा है। एक्सेलरेशन क्या होता है, नेट फोर्स अपॉन नेट मास, ऊपर की फोर्स ज़्यादा है तो Fs माइनस का ये 3mg, और टोटल मास हमारा 3m है, और Fs हमारा कितना है 4mg माइनस 3mg बराबर अपॉन 3mg, तो ये हो गया हमारा mg अपॉन 3mg, m से m कैंसिल, g/3 आ गया हमारा पहला एक्सेलरेशन कितना आ गया g/3। देखो दूसरे कंडीशन में क्या बोलता है, जब ये स्ट्रिंग कट गया तो ये टेंशन तो जीरो हो गया, ये टेंशन तो जीरो हो गया, जब टेंशन जीरो हो गया तो एक्सेलरेशन हमारा क्या हो जाएगा mg/m, या ऊपर की तरफ कोई फोर्स रहा नहीं तो हमारा नेट फोर्स सिर्फ यही लग रहा है नीचे की तरफ mg, और टोटल मास है m, तो ये m से m कैंसिल, बच गया हमारा कितना g, तो g/3 और g। चलते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले जो क्वेश्चन करवाया था हमने ना वो पुली वाला, ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट इस पर भी वही लगेगा। अब बलून है मास m, इट डिसेंडिंग डाउन विद एन एक्सेलरेशन a वेयर a इज लेस देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हाउ मच मास शुड बी रिमूव फ्रॉम इट सो दैट इट स्टार्ट्स मूविंग विद अपर एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन नहीं, ये पूछा है हमसे कि कोई एक बलून है हमारा जो नीचे की तरफ डिसेंड कर रहा है, क्यों, उस पर कुछ मास ज़्यादा हो गया है, नीचे की तरफ वो आ रहा है। ये जो फोर्स है हमारा ये अपथ्रस्ट ऑफ द एयर है, ठीक है, कि नीचे से एयर उसके ऊपर फोर्स लगा रही है F, लेकिन वो नीचे की तरफ आ रहा है ए एक्सेलरेशन से। तो हमने क्या किया उसमें से m0 मास को निकाल दिया, जिसकी वजह से ये जो बलून है फिर से वापस ऊपर की तरफ जाने लगा। तो हमसे यही पूछा है कि बताओ हमें एक्सेलरेशन कितना, जो हमारा मास है कितना मास हम यहाँ से निकाल दें कि जो हमारा बलून है वो ऊपर की तरफ जाने लगे। तो देखो mg माइनस एफ क्यों करेंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में हमारा फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो ये बड़ी है ये छोटी है, तो mg माइनस एफ बराबर ma, इक्वेशन नंबर पहला बन गया हमारा। सेम को यहाँ पे भी लगाएंगे, देखो एक्सेलरेशन f की डायरेक्शन में है तो f माइनस m माइनस m0 g, अब बराबर m माइनस m0 a, तो f बराबर हो गया mg और ये हो गया माइनस प्लस m0 g बराबर ma माइनस m0 a। इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को जोड़ दो। अब जब जोड़ दोगे तो f से f कैंसिल हो गया और ये mg से mg कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारा m0 g बचा, और बराबर हो गया हमारा कितना, ये हो गया हमारा ma और ये हो गया ma 2ma माइनस का m0 a, m0 a को इधर लेते हो तो हो गया m0 g प्लस m0 a बराबर 2ma, m0 बराबर कितना हो गया g प्लस a बराबर 2ma, और m0 हो गया हमारा 2ma अपॉन g प्लस a। ये हो गया हमारा आंसर, क्या 2ma अपॉन जी प्लस ए, 2ma अपॉन जी प्लस ए। तो हमने यहाँ पे 25 के 25 सवाल कर लिए हैं ख़त्म। आई होप आप लोग को हर एक सवाल समझ में आया होगा अच्छे से। कोई भी डाउट होता है, कोई भी बात होती है तो आप लोग प्लीज़ उसे कमेंट ज़रूर करें। देखो ये जितने क्वेश्चन कर रहे हैं ना हम, ये जो हमारा 17 जुलाई को पेपर है, ठीक है, तो
उससे करीब 2 से 3 दिन पहले ही, मतलब यही करीब 14 या 13 जुलाई के आसपास में हम कोशिश करेंगे कि उससे पहले हमारा सब कुछ ख़त्म हो जाए। ठीक है, हम कोशिश ये करेंगे कि 10 जुलाई तक जाते जाते हमारे जितने भी चैप्टर हैं ना फिजिक्स के, ठीक है, जितने भी हमारे 28 के 28 चैप्टर हैं उनके सारे 10 साल में पूछे गए हम सारे सवाल को सॉल्व कर लें, ताकि हम उसको 13 या फिर 14 जुलाई को हम पूरे 28 के 28 चैप्टर में जितने भी 10 साल के सवाल पूछेंगे ना सबको 1 शॉट में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो तब तक होप करते हैं कि हमारे सब्सक्राइबर उतने बढ़ जाएंगे कि हम स्ट्रीम कर पाएँ। तो आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा अच्छी बात है, नहीं समझ में आता तो आप एक बार फिर से वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा। तो चलिए, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।